चय 141 दोनों लड़कियों में से वन नाइट स्टैंड वाली लड़की कौन है? और कबीर और मोनी दिल। अर्नब ने इस बार खुद को शांत करते हुए फिर से उसे कहा, देखो राघव, यहाँ बात कई जिंदगियों की है, इसलिए मेरा सच जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरा जानना जरूरी है कि उस रात मेरे साथ कौन लड़की थी। राघव ने अर्नब को देखकर कहा, आपने इतने सारे लोगों को क्या पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रखा हुआ है? और सारा काम मैं क्यों करूं? बाकी लोगों से कहीं ये मैं ज़रा बिजी चल रहा हूँ आजकल। अर्नब ने उसे देखकर दांत पीसते हुए कहा, पर उस लड़की के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। पर तुम थे जो वो कहते हुए रुक गया तो राघव ने उसे देखकर कहा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल कॉलेज। जहां तक मुझे पता चला है वो लड़की वही पढ़ाई करती थी, यानी वो एक स्टूडेंट थी। अर्नब ने उसकी बात को दोहराते हुए कहा, एक स्टूडेंट? राघव ने उसे देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, जी हम, आपकी वन नाइट स्टैंड वाली एक स्टूडेंट थी। वो आराम से बैठे हुए अपने पैर फैलाते हुए कहता है, बेसे मुझे और बात भी पता चली है। आयान ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? रुक रुक कर चलने वाली खटारा गाड़ी, बोलो ना जल्दी, वरना क्या पता तुम्हारे चांद से मुखड़े पर यह हल्का निशान नजर आ रहा है, उस पर 2 कांटेपोर लग जाए। राघव ने घूरकर देखा और कहा, बेसे आपका कच्चा चिट्ठा भी है मेरे पास। अगर नहीं चाहते वो यहाँ ताश के पत्तों बिखर जाए तो अपना मुंह बंद करके रखिए। आयन ने उसकी बात सुनकर गुस्से से आपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए कहा गया था, हमारे बारे में नहीं। राघव ने उसे देखकर बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, ये राघव खन्ना का स्टाइल है। अर्नब उसे देखकर टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, देखो मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है और खराब मत करो। और क्या पता चला है, जल्दी बताओ। राघव इस बार सीरियस होते हुए कहता है, जितना मुझे पता चला है यही कि उस दिन उस वीआईपी क्लब में एसी कॉलेज की 2 लड़कियां गई हुई थी। अब उन दोनों में से कौन है ये नहीं पता। आदि ने हैरान होते हुए कहा, वो 2 लड़कियां? राघव ने उसे देखकर कहा, हम 2 लड़कियां? सिर्फ इतना ही नहीं, वो दोनों किसी तगड़े फैमिली से बिलोंग करती हैं। अर्नब ने उसे देखकर सवाल किए, और तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? राघव ने उसे देख मुस्कुराते, लगता है शेर बूढ़ा हो रहा है, तभी तो ऐसे सवाल कर रहे हैं आप। ऑफ कोर्स वो क्लब कोई छोटा सा क्लब नहीं है, एक वीआईपी क्लब है। बाहर सब जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात, आप ये बात पिछले 1 साल से अपनी पूरी सोर्सेज लगाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके हाथ कुछ लगा? उसने अपना सर हिलाते उसे देखकर हुए कहा, ना, क्योंकि सारी सीसीटीवी फुटेज और सारे एविडेंस मिटा दिया गया था, ताकि आप तक ये खबर कभी पहुंचे ही ना। आयु ने उसे देखकर कंफ्यूज होते हुए कहा, तो आप क्या वो कोई मिल गया वाला जादू हो? नहीं, मेरा मतलब आपने अभी कहा न कि कोई चाहता है कि भाई तक उस लड़की की इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, इसलिए सारे इवेंट्स मिटा दिए, तो आपको कैसे मिल गया जादू से? राघव ने उसके पास जाकर उसके जबड़े को पकड़कर हिलाते हुए कहा, इस घर के छोटे लल्ला, जहां तुम्हारा दिमाग खत्म होता है वहीं से मेरा दिमाग शुरू होता है, समझे? कहते हुए वो अपनी गन निकलता है, तो आयु उसे देखकर छूते हुए कहता है, चलती है क्या? राघव ने उसे देखकर कहा, तुम खुद ट्राई कर लो। आयु ने उसके कहने पर कहा, पर यह अजीब सी खून की स्मेल क्यों हो रहा था? कहते हुए मुंह बनाने लगा जैसे उसी उम्र जैसा फील हो रहा हो। राघव ने कहा, बिल्कुल खून की ही खुशबू है। वो क्या है ना, ये कब से खून का प्यासा था, तो अभी अभी इसकी प्यास बुझा कर आ रहा हूँ, तभी तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। आयु ने राघव से थोड़ा डरते हुए 2 कदम पीछे लेते हुए कहा, इसका मतलब आपने किसी को मार दिया? राघव अर्नब को देखकर चिढ़ते हुए आयु की तरफ इशारा करते हुए मुंह बनाकर कहता, बॉस को आप कॉन्फर्म हो ना कि ये आप ही का भाई है, या इस छोटे लल्ला को किसी कचरे के डस्टबिन में से उठाकर लाए थे? एक भाई गोलियों से होली खेलता है और दूसरा चिकनी चमेली बन रहा है। अर्नब ने एक नज़र आयु को देखकर कहा, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बताते, क्योंकि ये सब कुछ बहुत खतरनाक है। इसलिए जाओ अपने कमरे में, यहाँ तब कदम रखना जब अपने दिल को मजबूत बना लो। अब जाओ यहाँ से। उसके कहने पर आयु जल्दी से बाहर से भाग जाता है। उसके जाने के बाद आदि ने राघव पर गुस्सा करते हुए कहा, ये क्या था? वो बच्चा है, अभी तुम्हें उसे इतना डराने की क्या जरूरत थी? राघव ने उसे देखकर कहा, पहली बात वो बच्चा नहीं है बल्कि 20 साल का सांड हो गया है, और दूसरी बात उसे खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। कब तक आप चारों उसकी ढाल बनेंगे? एक न एक दिन उसके सामने सारी सच्चाई आनी ही है, तब क्या करेंगे आप लोग? कैसे रोकेंगे उस सच्चाई को बाहर आने से? अर्नब ने सबको देखकर चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। उसकी सच्चाई कभी उसके सामने नहीं आना चाहिए, समझे तुम लोग? अर्नब ने राघव को देखकर कहा, और तुम अपने मुंह पर फेविकल चिपकाकर अपना डेरा यही जमा लो।
राघव ने उसकी बात काटते हुए कहा, पर अपने विला। अर्नब राघव की बात काटकर बीच में कहा, मैंने कहा ना तुम यही रहोगे, और वैसे भी मुझे लगता है इतना कड़वापन सही नहीं है। तुम्हारे कड़वी जुबान को थोड़ी मिठास की जरूरत है। राघव ने मुस्कुराकर अर्नब के चारों तरफ घूमते हुए कहा, क्या बात है, जो खुद कड़वाहट की सरताज है उनके मुंह से शहद टपक रहा है बाओ। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी किसी के प्यार में पढ़ कर देखो, कड़वा मीठा तीखा सब बोलना आ जाएगा। राघव ने उसके सामने सरेंडर करते हुए उसके सामने झुकने लगा, जैसे कह रहा हो कि इस प्यार व्यार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, प्यार कभी बताकर नहीं आता राघव, वो बस हो जाता है। देखना एक दिन तुम्हें भी होगा। राघव ने मुस्कुराकर कहा, ओ लगता है उस हॉस्पिटल वाली ने जादू कर दिया है आप पर, तभी पड़े हैं मुझे 2.5 किलो के हाथ। आदि ने उन दोनों की बातें सुनकर कहा, बस बस चलो डिनर का टाइम हो गया है, दादी इंतजार कर रही होगी। सब लोग नीचे आए तो उन्हें देखकर दादी ने बरसते हुए कहा, अरे ओ खोते दे पुत्रो, अगर तुम लोगों को खाना नहीं खाना तो बता दिया करो। मैं बेकार मैं अपनी कमर क्यों थोड़ूं, उस किचन में शादी वादी तो किसी ने करनी नहीं है, और जिसे करनी है उसे अपने चेहरे पर लिपापोती करने से फुर्सत मिलती नहीं है। सबको बस इस बुढ़िया को ही तंग करना है। अर्नब ने उन्हें देखकर कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हो, कल ही किसी मेड को अपॉइंट करता हूँ। दादी ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। मेड माने नौकरानी, मेरे जीते जी मेरे रसोई घर में मेरे बाहुयों के अलावा कोई नौकरानी नहीं आएगी, समझे। राघव खाते हुए दादी को देखकर आदि के कान में कहता है, ये तो बड़ी डेंजरियस लगती हैं। आदि ने भी धीरे से कहा, हम डेंजरियस लगती नहीं बल्कि है भी, इसलिए तुम अपनी पट जुबान उनके सामने बंद रखना और इनसे थोड़ा बच के रहना, समझे। दादी नजर अब राघव पर पड़ी तो उन्होंने कहा, ये लड़का कौन है। अर्नब उसे देखकर कहता है, ये मेरा दोस्त है, यही रहेगा कुछ दिनों के लिए। उसकी बात सुनकर आयु को डर के मारे खांसी आने लगती है। दादी उसे पानी देते हुए उसका पीठ सहलाती है। थोड़ी ही देर बाद सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाने लगे तो अर्नब ने राघव को रोककर कहा, रुको राघव। राघव ने उसे देखकर कहा, हम बोलिए, क्या हुआ, आप काफी परेशान लग रहे हैं। अर्नब ने उसे देखकर कहा, पता लगाओ ये समर्थ को क्या हुआ है, कौन उसे घर के बाहर छोड़ दिया गया, और वो सारी रात कहाँ था, किसके साथ था, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। राघव ने उसे कहा, ठीक है मैं कल सब कुछ बताता हूँ, गुड नाइट बॉस। राघव बाहर से चला जाता है, अर्नब बाहर से अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल, कबीर पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर हॉस्पिटल में आता है तो सब थोड़ा घबरा जाते हैं। वही एक आदमी आकर कहता, सर आप यहाँ कोई क्राइम हुआ है क्या। कबीर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं सर, वो मेरी वाइफ की तबीयत जरा नासाज थी तो बस इसलिए। उसका जवाब सुनकर सब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। मोनी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, आज उसे डिस्चार्ज मिल गया था, इसलिए कबीर रेसेप्शनिस्ट के पास जाकर सारे बिल की पेमेंट करने के बाद डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर का केबिन, कबीर आते हुए डॉक्टर को देखकर कहता है, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर जो अपनी शिफ्टिंग खत्म कर घर ही निकाल रही थी, उन्होंने उसे देखकर कहा, ओ मिस्टर राजपूत, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बस निकलने ही वाली थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, अब क्या करें डॉक्टर, जब ये वर्दी पहने हैं तब हमारे लिए क्या किया, रात सिर्फ फर्ज मायने रखता है, मैं बस मेरी वाइफ के बारे में पूछने आया था, वो अब बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात तो नहीं। डॉक्टर ने अपनी जगह बैठते हुए कहा, जी नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, टाइम पर मेडिसिन देने होंगे और इस वक्त उनसे दूरी बनाए रखनी होगी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप दोनों बिल्कुल करीब नहीं आ सकते, बट बस तब तक जब तक उनके घाव भर नहीं जाते और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। कबीर ने उन्हें देखते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं इन सारी बातें का ख्याल रखूंगा। ओके अब मैं चलता हूँ, बाय। वो उठकर जाने लगा तो डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर राजपूत रुकिए। कबीर ने पूछे मुड़कर कहा, जी डॉक्टर। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, आप कुछ भूल रहे हैं। कबीर ने उसे देखकर कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, पर क्या डॉक्टर। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपकी वाइफ उन्हें लिए बिना आप कैसे जा सकते हैं। कबीर ने हैरत से डॉक्टर को देखकर कहा, क्या वो अब तक यही है। डॉक्टर हम में सर हिलाया तो कबीर ने मौनी की वार्ड की ओर जाते हुए कहा, पर वो गई क्यों नहीं। मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो शादी को नहीं मानती तो मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, इसलिए कहा था उसे कि सुबह आपने पापा के साथ चली जाए। फिर ये लड़की गई क्यों नहीं। वो यूं ही खुद से बड़बड़ाते हुए मोनी के वार्ड में आकर उसका दरवाजा खुलता है तो सामने मोनी एक हल्की लाल रंग की सिफॉन साड़ी, उस पर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने अपना सारा सामान देख रही थी। मोनी को आज पहली बार इस तरह देखकर कबीर की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं।
बिना कुछ किए भी सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र पहने भी वो कबीर को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी। वो वही दरवाजे के पास खड़ा एकटक मौनी देखने लग। जब 142 फर्स्ट नाइट और गैजेट। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, अब क्या करें डॉक्टर, जब ये वर्दी पहने हैं तब हमारे लिए क्या किया, रात सिर्फ फर्ज मायने रखता है। मैं बस मेरी वाइफ के बारे में पूछने आया था, वो अब बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात तो नहीं। डॉक्टर ने अपनी जगह बैठते हुए कहा, जी नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, टाइम पर मेडिसिन देने होंगे और इस वक्त उनसे दूरी बनाए रखनी होगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप दोनों बिल्कुल करीब नहीं आ सकते, बट बस तब तक जब तक उनके घाव भर नहीं जाते और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। कबीर ने उन्हें देखते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं इन सारी बातें का ख्याल रखूंगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, बाय। वो उठकर जाने लगा तो डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर राजपूत रुकिए। कबीर ने पूछे मुड़कर कहा, जी डॉक्टर बोलिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपकी वाइफ उन्हें लिए बिना आप कैसे जा सकते हैं? कबीर ने हैरत से डॉक्टर को देखकर कहा, क्या वो अब तक यही है? डॉक्टर हम में सर हिलाया तो कबीर ने मौनी की वार्ड की ओर जाते हुए कहा, पर वो गई क्यों नहीं? मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो शादी को नहीं मानती, तो मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, इसलिए कहा था उसे कि सुबह आपने पापा के साथ चली जाए। फिर ये लड़की गई क्यों नहीं? कुछ तो हुआ होगा। वो यूं ही खुद से बड़बड़ाते हुए मोनी के वार्ड में आकर उसका दरवाजा खुलता है तो सामने मोनी एक हल्की लाल रंग की सिफॉन साड़ी, उस पर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने अपना सारा सामान देख रही थी। मोनी को आज पहली बार इस तरह देखकर कबीर की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बिना कुछ किए भी सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र पहने भी वो कबीर को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी। वो वही दरवाजे के पास खड़ा एकटक मोनी देखने लगा है। मोनी सच में बहुत खूबसूरत थी, ये बात इस वक्त कबीर को रियलाइज हो रही थी। ना कोई 16 श्रृंगार और ना ही कोई भारी जवाहरात, पर फिर भी कबीर की नज़रों में मौनी इस वक्त सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की जो आज सिर्फ उसकी थी। उसकी मांग का सिंदूर इस बात का गवाह बन रहा था। मोनी को जब खुद पर किसी की नज़र महसूस हुई तो उसने नज़रें उठाकर देखा तो उसकी नज़रें कबीर से जा मिली। मौनी भी कुछ पल के लिए कबीर को देखती ही रह गई, क्योंकि उसने भी आज पहली बार कबीर को ऐसे यूनिफॉर्म में देखा था। वो इस वक्त हद से ज़्यादा हैंडसम नजर आ रहा था। मौनी की नज़र जब उसके स्टार पर चले जाते हैं तो उसके यूनिफॉर्म में लगे स्टार को देखकर कहीं ना कहीं उसे प्राउड फील हो रहा कि वो इस देश के जवान की पत्नी है। मौनी ने उस पर से अपनी नज़रें हटाते हुए कहा, तुम आ गए। सुबह दादी और निशा आए थे, निशा ने सब पैक कर लिया है, अब चलते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर कबीर होश में आया और उसका सामान उठाते हुए कहता है, तुम तो ये शादी नहीं मानती ना, और मैंने तुमसे कहा भी था सुबह अपने देव के साथ चली जाना, फिर गई क्यों नहीं? मौनी जो बाहर की ओर ही जा रही थी उसके कदम ठहर जाते हैं। वो कबीर को बिना देखे ही कहती है, शादी के बाद लड़कियां अपने मायके नहीं ससुराल जाती है इंस्पेक्टर साहब, कहते हुए बाहर की तरह चली जाती है। उसका जवाब सुनकर कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सारा सामान उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। दोनों बाहर आए तो कबीर ने पहले सामने को अच्छे से रखा, फिर मौनी के लिए दरवाजा खोलकर उसे अच्छे से बैठाया, फिर खुद ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक घर के सामने रुकती है तो गैस गेट ओपन करते हैं। कबीर खुद गाड़ी से उतरने के बाद मौनी की साइड का दरवाजा खोलता है। मौनी जब बाहर आती है तो उस घर को देखकर फूले नहीं समाती है। वो खुशी से कहती है, वाह तुम्हारा घर तो हद से ज़्यादा खूबसूरत है। कबीर उसे देखकर कहता है, ये मेरा घर नहीं है, पर फिर भी यहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। मौनी उसे कंफ्यूज्ड नज़रों से देखने लगती है तो कबीर नौकरों को इशारा कर उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहता है, ये दादाजी और दादी का घर है, मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ द टाउन है। सैयद दादी को पता था तुम्हारा फैसला किया होगा, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊँ, तो मैं आ गया। दोनों अंदर गए तो दादी पहले ही आरती का थाल लिए खड़ी हुई थी। मौनी इस वक्त झुक नहीं सकती थी, इसलिए दादी ने उसे रोकते गले से लगा लिया। मौनी ने चावल का कलश गिराकर अपना गृह प्रवेश किया और अंदर आई तो उसकी नज़र समर्थ पर चली गई। समर्थ को देखते ही वो डर के मारे कबीर के पीछे आ गई। उसे ऐसा करते देखकर सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। तो राघव कहता है, अरे डरे मत, बेचारी अपने गैजेट को समाने देखकर घबरा गई। क्यों नई बहू? समर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, सबके काले चिट्ठे खोलने का ठेका ले रखा है, किसी ने पूछा तुमसे? तभी राघव ने हंसते हुए कहा, अरे सर आप तो बुरा मान गए। समर्थ ने मौनी को देखकर कहा, ये क्या बच्चों वाली हरकत है, बाहर निकालो। उसके कहने पर कबीर ने उसे खींचकर अपने साथ खड़ा किया तो मौनी ने उसका हाथ कसकर थाम लिया।
क्योंकि उसे डर था कहीं समर्थ सबके सामने उसकी बेइज्जती ना कर दे। समर्थ ने एक नज़र कबीर को देखते हुए दादी से कहा, दादी इंस्पेक्टर साहब से कहिएगा जितनी जल्दी आए हैं उतनी जल्दी यहाँ से रवाना भी हो जाए अपने माँ और बाप के पास। यह उनके लिए कोई जगह नहीं है और हमारा घर कोई धर्मशाला है जो कोई भी मुंह उठाकर यहाँ खैरात में रोटियां तोड़ने चला आए। मौनी जब ये सब कुछ सुना तो उसे काफ़ी गुस्सा आया समर्थ पर। उसने कहना चाहा तो कबीर ने उसे रोक दिया। वही बाकी सबको भी ये बात अच्छी नहीं लगी। दादी ने बात बदलते हुए कहा, कबीर बच्चा आजा, कितने दिनों बाद आया है मेरा बच्चा, तुझे तो अपने हाथ से खिलाऊंगी मैं। वही समर्थ बाहर रुकना नहीं चाहता था इसलिए वो चला गया, उसके साथ अर्नब और आयान भी। आदि ने मौनी को देखकर कहा, खंबे जैसी खड़ी क्यों हो, बैठो ना। मौनी ने कूदते हुए कहा, हम बैठेंगे नहीं बल्कि उस जेठ के पीछे बड़े पे आग लगाएंगे। साला हमारा सारा मूड चौपट कर दिए। सोचा था हमने जो रायता फैलाया है उसे समेटकर आपने पाती से माफ़ी मांगूंगी, वो मुझे माफ़ कर देगा, फिर हम अपनी सुहागरात माएंगे। मौनी की बात जो अब तक आदि के साथ उनके पास खड़े राघव, निशा और आयु सुन चुके थे, उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। आदि ने अपनी एक्यूएडनेस छुपाते हुए कहा, मैं आता हूँ, तुम यही बैठी रहना। आदि को ऐसे भागते हुए देखकर मौनी ने कहा, इन्हें क्या हुआ, ये क्यों ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनकी फर्स्ट नाइट हो। बेचारे पहले ही अपनी इस उम्र में कुंवारे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो गया इनका कल्याण। मुझे तो उस बेचारी लंकी की चिंता हो रही है, बेचारी अपने शर्मिले पति का क्या करेगी। राघव ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी तरह ही इतनी एडवांस होगी। मौनी ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया। वही दादी अपने हाथ से कबीर को खिलाने लगी। खाते खाते कबीर के आंखों से आंसू झलक कर दादी के हाथों में आ गिरे, जिसे महसूस कर दादी ने कबीर की ओर देखा जिसकी आंखें नम थी। उन्होंने उसके आंसू पूछते हुए कहा, ना बच्चा, ऐसे टूटते नहीं, तू तो मेरे इन 5 बंदरों में से सबसे अच्छा और समझदार बच्चा है। कबीर ने झाट से उन्हें गले लगाते हुए बच्चों की तरह लिपट कर रोते हुए कहता है, दादी मुझसे अब उनकी ये नफरत सही नहीं जा रही है। मैं सच कहता हूँ मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मैं किस बात की सजा भुगत रहा हूँ। दादी ने कहा, कभी कभी कोई गलत नहीं होता बल्कि हालत गलत होते हैं। जहाँ हमारा कोई बस नहीं चलता बल्कि हम उस मोह में इतना खो जाते हैं कि सामने रखी चीज़ भी हमें पत्थर नजर आती है। इसलिए घबराओ मत बल्कि उसका सामना करो। जहाँ तक बात रही समर्थ की, तो ना गलत था और न तुम गलत हो, इसलिए चिंता करो, इस बदलते हालत ने तुमसे कुछ ले लिया है, वही तुम्हारी हर खोई चीज़ तुम्हें वापस करेगा। दादी के काफ़ी समझने के बाद वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसने देखा उसका कमरा काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। रोज लेपेटल से पूरा कमरा सजा रखा था। बेड पर बड़े ही प्यार से कबीर का नाम लिखा, वही मौनी के नाम पर क्वेश्चन मार्क था, जिसे देखकर उन्हें हंसी आ गई। वही कबीर की नज़र मौनी को ढूंढ रही थी तो देखा कि मौनी उसके बगल में खड़ी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। कबीर को मस्ती सूझी इसलिए उसने उसके पास जाकर धीरे से अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, क्या मौनी सिर्फ देखती रहोगी या कुछ करोगी भी। मौनी ने ये सुना तो उसने थोड़ा दूर होते हुए हकला कर कहा, हम क्या करें। कबीर ने उसे देखकर थोड़ा शर्माते हुए कहा, क्या यार तुम कुछ देर समझती हो, वही करेंगे जो सब मैरिड को सुहागत करते हैं। मौनी ने उसे मरते हुए कहा, छी तुम कितने गंदे हो। कबीर ने उसे बैग पर हल्का सा धक्का देकर कहा, तो क्या हुआ उसमें। मौनी से कहा, कुछ नहीं, वो कहते हुए वो रुक गई। तो कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, तो हम शुरू करें अपनी मैरिड लाइफ पत्नी जी। कबीर की मुस्कान मौनी के दिल में घबराहट पैदा कर रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी तो कबीर बस आगे ही बढ़े जा रहा था। मौनी घबराई हुई और डर से अपनी आंखें बंद करके उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, पर डॉक्टर ने मना किया है ना आपको मेरे करीब आने के लिए। उसकी घबराहट को महसूस कर कबीर ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स डियर पत्नी जी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और आप अभी से घबराने लगी। कबीर ने उसके होठों देखते हुए कहा, हम मानता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता, पर एक किस तो कर सकता हूँ। कहते हुए वो अपने होठ पर उसके होठों पर रखकर उसे डीपली किस करने लगा। उसकी छुअन को काफ़ी देर महसूस कराने के बाद मौनी का हाथ कबीर के बहुत कसकर पकड़ रखा था, जिससे उसे छूटना मौनी के लिए मुश्किल था, पर वो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खोए हुए किस कर रहे थे। कबीर इस बात का पूरा ख्याल रख रहा कि मौनी को कोई भी तकलीफ ना हो। जब 143 सहयोगिता के संग हुई दरिंदगी की सारी हदें पार और सांसों पर भी है अधिकार। उसकी घबराहट को महसूस कर कबीर ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स डियर पत्नी जी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और आप अभी से घबराने लगी। कबीर ने उसके होठों देखते हुए कहा, हम मानता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता, पर एक किस तो कर सकता हूँ।
केहित हुए वो अपने होठ पर उसके होठों पर रखकर उसे डीपली किस करने लगा। उसकी छुअन को काफी देर महसूस कराने के बाद मौनी का हाथ कबीर के बहुत कसकर पकड़ रखा था, जिससे उसे छूटना मौनी के लिए मुश्किल था, पर वो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खोए हुए किस कर रहे थे। कबीर इस बात का पूरा ख्याल रख रहा कि मौनी को कोई भी तकलीफ ना हो। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की एक बंद कमरे में बैठी रोए जा रही थी, पर सैयद उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट होती है, जिसे सुनकर वो घबरा जाती है। डर के कांपते हुए अपने आंसुओं को पोंछे हुआ चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट ले आती है। तभी दरवाजा खुलता है। सामने से एक आदमी चलते हुए अंदर आता है। उसकी उम्र करीब 50 साल के बराबर होगी। वो अंदर आते हुए कहता है, तैयार हो जा छोरी, आज तेरे आज़ादी का दिन है। उसकी बात पर वो लड़की उसे हैरानी से देखने लगी, तो वो आदमी उसके करीब आकर उसके पैरों में बंदी जंजीरों को खोलते हुए उसके जबड़ों को कसकर भींचते हुए कहता है आज तुझे इस नर्क से आज़ादी मिलेगी जरूर, पर तेरी सांसों पर भी मेरा अधिकार होगा। इस मतलब जानती है, तू आज़ाद होकर एक नर्क से दूसरे नर्क में जाएगी। उस लड़की ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों जीनी पड़ रही है मुझे इन चार दीवारों के बीच इन जंजीरों के साथ ये जिंदगी? उस आदमी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा ना, तुमसे नहीं हूं मैं तुम्हारा पापा। तेरा बाप और तेरी माँ दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं, और तेरा भाई, जिसे अपनी बहन के अस्तित्व का पता तक नहीं है, उसे आज तक पता भी नहीं है कि उसकी कोई बहन भी है। वो लड़की यानी संयोगिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज तक उसे पता ही नहीं था कि उसका कोई परिवार है, क्योंकि उसने जब से होश संभाला था अपने सामने उसी आदमी को पाया था। पर उसे क्या पता था जिसे वो पिता का दर्जा देती है वो उसका बाप है ही नहीं। संयोगिता ने उसे देखकर हैरत से कहा, परिवार? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, हम तेरा परिवार? सिर्फ परिवार नहीं बल्कि बहुत बड़ा परिवार है तेरा। संयोगिता ने कहा, मेरा परिवार? क्या वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते थे इसलिए उन्होंने मुझे आपको सौंप दिया? उस आदमी ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, हम बिल्कुल वो लोग नहीं चाहते थे उन्हें लड़की हो, इसलिए तुम्हें मुझे सौंप दिया और कहा कि इसके साथ जो करना है करो, पर हम इस महसूस की शकल नहीं देखना चाहते। उस आदमी मुंह से ये सुनने के बाद संयोगिता का तो दिल ही टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, क्यों भगवान जी ऐसा मेरे ही साथ क्यों? बचपन से लेकर आज तक जिस इंसान का त्वचा में अपना बाप समझकर सहेती आई थी, आज पता चला वो मेरा बाप ही नहीं है। जिसके बाद फिर मुझे पता चला मैं अनाथ नहीं हूँ बल्कि इस दुनिया में मेरे परिवार है। लेकिन अब फिर पता चलता है कि मैं ही उनके मंशूस हूँ। उन लोगों ने जानबूझकर मुझे इस दरिंदे के हवाले कर दिया है। वो ये सब सोच ही रहा थी कि वो आदमी कहता, संयोगिता क्या सोच रही हो? यही ना कि तुम्हारा परिवार कितना बुरा है जिसने तुम्हें ठुकरा दिया और मेरे जैसे आदमी के हवाले कर दिया जो तुम्हें रोज मरता पीटता है। उसने फिर कहा, यही सही वक्त है बेटा, जाओ जाकर बदला लो उन बुरे लोगों से जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया। जाएगी ना बेटा? संयोगिता ने कहा, हम जाऊंगी, पूछूंगी उनसे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या गलती थी मेरी? उस आदमी ने कहा, जाओ अपना ये हुलिया बदल लो और मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना, समझी? संयोगिता ने हम कहा तो उस आदमी ने उसकी बेड़ियां निकल दी और एक और नौकरानी से कहा, जाओ इसे अच्छी तैयार करो। वो निगरानी जब संयोगिता को देखती है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती है, क्योंकि संयोगिता के कपड़े थोड़े बहुत फटे हुए थे, उसके बाल बिल्कुल मेज थे, उसके हाथों पर बेड़ियों के गहरे निशान थे क्योंकि उसने ये काफ़ी सालों से पहन रखा था। वो संयोगिता को बाहर से लेकर चली गई। उसके जाते ही उस आदमी ने हंसते हुए कहा, सच में कितनी बड़ी बेवकूफ़ है ये, आज तक मुझे पहचान नहीं आई, इतनी आसानी से मेरे बातों में भी आ गई। अच्छा हुआ उस दिन सबने इस लड़की को मारा हुआ समझ लिया और मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया, वरना मैं आज के नफरत की आग से जल रही दीवार भाला कैसे खड़ा कर पाता। अब मेरा बदला ये लड़की पूरा करेगी। आदर्श, संस्कार, चरित्र की देवी सुलोचना और बिसंभर अग्निहोत्री के सामने से जब कोई अपना ही करेगा वार तो कैसे संभल पाएगा वो अग्निहोत्री परिवार? कहते हुए एक फोटो देखने लगा जिसमें पूरा अग्निहोत्री परिवार था। उसने एक सिगरेट को लाइटर से जलाकर उसकी कस लेते हुए उस फोटो में देख रहे एक छोटे से बच्चे के चेहरे पर वो जलती सिगरेट लगा देता है। देखते ही देखते उसमें छेद हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगली सुबह अग्निहोत्री हाउस, आज संडे था इसलिए सब लोग घर पर ही मौजूद थे। मोनी जब तैयार होकर नीचे आई तो देखा कि सब लोग छोटे बच्चे की तरह लाइन लगाकर नोचे बैठे हुए थे, एक दूसरे के बालों पर तेल लगा रहे थे। सबसे दादी, उसके बाद आदि, फिर आयु, सामर्थ, आयान, चिरू, फिर सबसे आखिर में कबीर। वही मोनी आपने दूसरी तरफ देखा जहां दादाजी खुद अर्नब के बालों की मालिश कर रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आया।
मोनी ने आते हुए मुस्कुराकर कहा गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ सुनकर सबकी नज़र उस पर चली जाती है। कबीर ने उसे देखा तो उसे देखकर एक मुस्कान पास कर दी। उसके ऐसा करते ही चीरू ने कहा ज़्यादा दांत मत फाड़ो, अभी तेरे भाई ने देखा ना तो तेरी खटिया खड़ी कर देगा। कबीर ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा अब क्या अपनी बीबी को देखकर मुंह मोड़ दूं ताकि मेरा तलाक हो जाए। चीरू ने ना मैं सर हिलाया जैसे कह रहा हो जो करना है कर। दादी ने कहा अरे बेटा तुम नीचे क्यों आई, तुम्हारा नाश्ता मैं ऊपर ही भिजवाने वाली थी। मोनी ने डाइनिंग टेबल के पास बैठते हुए कहा नहीं दादी यही बैठने दो ना, अच्छा लग रहा है ऐसे सबको साथ देखकर। तब तक निशा भी आ गई और उसके पास बैठ गई। निशा और मोनी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मोनी ने कहा निशा ये क्या चक्कर है, मतलब सब लोग यहाँ एक लाइन बैठे हैं और बाहा वो सिर्फ एक ऐसा क्यों, उसने अर्नब की तरफ इशारा करते हुए कहा। निशा ने मुस्कुराकर कहा वो इसलिए क्योंकि दादी ने अर्नब भाई को अपनी टीम से निकल दिया है, क्योंकि वो देखो उसे देखकर हो वो उस चुड़ैल से शादी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए। जो भी गलती करता है दादी उसे अपनी टीम से निकल कर दादाजी की टीम में डाल देती है। इसकी बात सुनकर मोनी हंसने लगती है तो निशा कहती है और मैडम कैसी गई आपकी फर्स्ट नाइट। मोनी ने निशा को देख जिसकी आंखें में शरारत नजर आ रही थी। मोनी ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा क्या यार तुम भी मजे ले रही हो मेरे, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो, क्योंकि डॉक्टर ने हमें वो सब कराने से फिलहाल के लिए मना किया है। फिर उसने निशा से कहा वैसे एक बात बताओ, सब लोगों को देखकर अच्छा तो बहुत लग रहा है बट तुम्हें ये घर बॉयज हॉस्टल जैसा नहीं लगाता, मेरा मतलब यहाँ सारे लड़के हैं, किसी ने अब तक शादी नहीं की है। निशा ने उसकी बात सुनकर कहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरे अर्नब भाई ने शादी की थी जब हम लोग बनारस में थे, पर जब यहाँ आए तो पता चला कि उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। पता है मैं उनसे कभी मिली नहीं, पर आयान भाई, समर्थ भाई, चीरू भैया इन लोगों से उनके बारे में जानने के बाद लगा कि काश मैं उस वक्त उनसे एक बार मिल लेती। मोनी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कोई बात नहीं। तभी आयु जो कि समर्थ की मालिश कर रहा था, या यूं कहे कि मालिश कम रगड़ ज्यादा रहा था। दादी ने आयु को कंघी फेंक कर मारते हुए कहा आयु के बच्चे बस कर दे, अब ये उसका सर है कपड़ा नहीं जो तब से रगड़े जा रहा है। बे से भी शादी की उम्र निकलती जा रही है, इसकी कहीं बाल उड़ गए तो लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर तेरी वजह से उसका एक भी बाल टूटा तो तेरी कुड़ियों वो क्या है जो लोग नामपत्रिका की तरह इस्तेमाल करते हो, क्या वो सिंग कर दूंगी तेरा। मोनी ने हंसते हुए कहा प्यारी दादी वो सिंग नहीं वैक्सिंग होता है। दादी ने भी उसकी हम में हम मिलाते हुए कहा बिल्कुल वही करूंगी तेरा। दादी की धमकी सुनकर आयु ने अपने हाथ में देखा जहां थोड़े बाल लगे हुए थे और सामने दादी वैक्सिंग स्ट्रिप लिए खड़ी हुई थी। आदि और आयन ने उसके एक पैरों के पैंट को ऊपर उठाते हुए उसके पैरों के बालों पर चिपका देता है और उस स्ट्रिप को जोर से खींचने पर आयु की एक दर्द भारी आह निकल जाती है। वो आंखों खोलता है तो देखता है कोई नहीं है और वो तब से बस सपना ही देख रहा था। वो एक चैन की सांस लेता है, पर तभी उसकी नज़र राघव पर जाती है जो कि नोचे ही आ रहा था। उसे देखकर आयु की जान हलक में अटक जाती है। राघव नीचे आया तो वही खड़े होकर एक बार सबको देखता हूँ। दादी की नज़र जब उस पर पड़ी तो दादी ने हंसते हुए कहा आ जाओ बेटा तुम भी बैठ जाओ, मैं ज़रा मालिश कर दूँ तेरी। आदि ने उनसे कहा हम दादी अच्छे से मालिश करो इसकी ताकि दिमाग ठंडा राजे। सबके बोहस्त कैसे पर राघव जाकर अर्नब के आगे बैठ जाता है। उसकी हरकत पर अर्नब मुस्कुरा दिए फिर उसकी मालिश करने लगा। तभी किसकी आवाज़ आई हेलो एवरीवन। सबने देखा तो चाहत और निहार खड़े थे। वही चाहत की नज़र सिर्फ अर्नब पर थी जिसे वो छुपाना चाहते थे। जहाँ सब चाहत के आने से खुश थे, वही मौनी की नज़र जब चाहत पर गई तो वो फटी आंखों उसे देखने लगती है। उसे देखकर कहती है ये तो वही किडनैप हुई लड़की है, ये यहाँ कैसे। वही कुछ ऐसा ही हल चाहत का था, क्योंकि वो भी अपनी पटी आंखें उसे देख रही थी कि उसे एक और झटका लगा जब वो राघव को बाहर देखती हैं। उसे देखकर खुद से कहती है ये डॉक्टर ये इनका आदमी है और तुम भी इनके साथ मिला हुआ है। ये सब देखकर चाहत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो बस दांत पीसते हुए रह जाती है। वो अर्नब को गुस्से से देखते हुए आंखों के इशारे से कहती है ये सब आप ही का किया धरा है ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अर्नब जो बस दरवाजे पर खड़ी चाहत को ही देखे जा रहा था, जैसे चाहत का कहना वो समझ गया हो, इसलिए उसने भी आंखों के इशारे से जवाब देते हुए कहा मैं तो चाहता ही नहीं कि तुम मुझे कभी भी छोड़ो बेबी डॉल। कहते हुए अपने होठों को पाउट बनाते हुए चाहत को इशारे करता है जैसे दूर से उसे किस कर रहा हो। 144 चाहत का गुस्सा और प्रोफेशनल सूट का वार। वही कुछ ऐसा ही हल चाहत का था, क्योंकि वो भी अपनी पटी आंखें उसे देख रही थी कि उसे एक और झटका लगा जब वो राघव को बाहर देखती हैं।
उसे देखकर खुद से कहती है ये डॉक्टर, ये इनका आदमी है और तुम भी इनके साथ मिला हुआ है। ये सब देखकर चाहत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो बस दांत पीसते हुए रह जाती है। वो अर्नब को गुस्से से देखते हुए आंखों के इशारे से कहती है, ये सब आप ही का किया धरा है ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अर्नब जो बस दरवाजे पर खड़ी चाहत को ही देखे जा रहा था, जैसे चाहत का कहना वो समझ गया हो, इसलिए उसने भी आंखों के इशारे से जवाब देते हुए कहा, मैं तो चाहता ही नहीं कि तुम मुझे कभी भी छोड़ो बेबी डॉल। कहते हुए अपने होठों को पाउट बनाते हुए चाहत को इशारे करता है जैसे दूर से उसे किस कर रहा हो। उसकी हरकत देखकर चाहत और ज्यादा चिढ़ जाती है। वही राघव की नज़र जब उस पर जाती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। वो उसे देखकर कहता है, अरे मिस चिड़चिड़ी, तुम यहाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी ये परपेंग गेस्ट हो। चाहत ने उसे इग्नोर कर दिया तो राघव ने मुंह बनाते हुए कहा, बंदे की शकल इतनी भी बुरी नहीं है जो तुम ऐसे मुंह बना रही हो। तुम दोनों अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो, दादी ने उन्हें देखकर कहा। तो दोनों अंदर आ गए। उन्हें देखकर रिया ने कहा, तुम लोग, अब तक शादी की तारीख तय नहीं हुई है, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओवेट, कहीं तुम लोग एडवांस तो लेने नहीं आए ना? ठीक है, ऐसे कितने चेक्स तो मैं खुद एनजीओ और तुम जैसे छोटे लोगों को खैरात में देती आई हूँ। तुम्हें भी दे दूंगी, लेकिन अगर एंजमेंट की तरह कोई भी गलती की तो उसे दुगने पैसे वापस भी लूंगी। वो अपना चेक बुक निकलकर चाहत को देखते हुए एक चेक देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारा एडवांस। देख लो, तुम्हारी हैसियत और औकात से ज्यादा ही है। रिया की बात सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है। उसकी बातों में पैसों के घमंड से ज्यादा चाहत के बेइज्जती का एहसास था। अर्नब से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो जैसे ही कुछ कहने वाला था, राघव उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, बॉस अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, मिस चिकचिकी संभाल लेगी। अर्नब उसके रोकने पर गुस्से का घुट पीते हुए खड़ा रहा। रिया इतना कहते हुए जब मुड़ती है तो दादी बीच में अपना पैर अड़ा देती है। अचानक से रिया संभल नहीं पाती और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ती है, जिसे देखकर सब हंसने लगे। चाहत ने उसे सहारा देकर उठाया तो वो सीधी खड़ी भी नहीं हो सकी क्योंकि गिरने की वजह से उसकी सैंडल की हील्स टूट चुकी थी। चाहत ने उसे सहारा देखकर सोफे पर बैठाया तो रिया ने उसी को धक्का देते हुए कहा, डोंट टच मी। तुम्ही में मुझे जानबूझकर गिराया और अब मेरी हेल्प करके तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। वाओ, आई एम फुली इम्प्रेस्ड मिस चाहत। उसने इतना ही कहा था कि एकदम से किसी ने उस पर ठंडा पानी उड़ेल दिया। रिया ने अपना मुंह पोंछते हुए देखा तो ये चाहत थी जिसने ये किया था। सब चाहत को देख ही रहे होते हैं, इतने चाहत ने फिर से रिया की दी हुई चेक के टुकड़े टुकड़े कर उसके मुंह पर फेंक दिया। सब लोग चाहत इस रूप को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे सिवाय निहार के। बाकी किसी ने पहले कभी चाहत का ये रूप नहीं देखा था, पर निहार इस तामसे को किसी एक्शन फिल्म की तरह एंजॉय कर रहा था। मोनी ने तो खुशी से सीटियां भी बजा दी। चाहत ने इशारे से कहा, मेरी औकात बाद में, पहले पैसे की रिस्पेक्ट करना सीखिए। और एटीट्यूड से आप हमें जो ये खैरात के पैसे ऑफर कर रही थी, भले ही आप उसे खैरात समझती हो, पर हमारे लिए वो हमारी मेहनत की कमाई है जिसकी हम इज्जत करते हैं, बेइज्जत नहीं। रिया बस दांत पीसते हुए रह गई क्योंकि अपने पैरों की वजह से वो चाह कर भी जा नहीं सकती थी। इसलिए उसने चाहत को नफरत भरी नजरों से दिखते हुए कहा, बहुत उड़ रही हो ना तुम चाहत। मैंने तुम्हारी पर को नहीं कुछ लेना, तो मेरा नाम रिया नहीं। अनजाने में तुम्हारे वापस आने की वजह मैं बन गई, पर अब तुम्हारे बर्बादी की वजह बनूंगी। कहते हुए कुटिल मुस्कान लिए चाहत को देखने लगती है। वही दादी सबको देखकर कहती है, इन दोनों बच्चों को मैंने बुलाया है पूजा की तैयारी के लिए। मैंने घर के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। दोनों बच्चों ने सगाई की तैयारी बहुत अच्छी करी थी, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया है ताकि सब अच्छे से हो जाए। सबने सुना तो सब खुश हुए। आयु खुश था, उसे नए कपड़े मिलने वाले थे। अर्नब के मन में अभी चाहत को देखकर ही लोडू फूट रहे थे। वही आयु ने कहा, चाहत जी, निहार चलो, आज हम लोग आपकी मदद करते हैं। उसके कहे पर सब लोग चाहत के कुछ न कुछ हाथ बटाने लगी। आदि ने हल्का सा मुस्कुराकर दादी के पास आकर बैठते हुए कहता है, अपने तो कमाल कर दिया। अपने बड़ी चालाकी से चाहत को पूजा में शामिल कर लिया और सारी तैयारी भी। वाओ दादी, वाह दादी, दिमाग चलाने में आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दोगी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, जानती हूँ, पर चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन वो इस घर की बहू और ये उन दोनों की शादी के बाद पहली पूजा भी है। तो तू बता मैं क्या करती। मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों फिर से तन मन धन से साथ आ जाए, फिर एक हो जाए। आदि ने दादी को हक करते हुए कहा, हम दोनों हैं ना दादी पोते की जोड़ी, हम दोनों मिलकर इनका पैचअप करवाएंगे। सब लोग थोड़ी ही देर में अपने आप में बिजी हो जाते हैं। कबीर मोनी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर बैठा हुआ था, क्योंकि मोनी तो मोनी है, वो भला कैसे एक जगह ठीक सकती थी।
वही कबीर को फिक्र थी कि मोनी के घाव सूखने की जगह और ताज़ा ना हो जाए। अर्नब भी अपना फाइल और लैपटॉप पकड़े हाल में ही बैठ जाता है ताकि वो चाहत को जी भर कर देख सके। वो काम करते हुए चाहत की हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व किए जा रहा था। क्या हम अंदर आ सकते? एक कड़क आवाज जब सबके कानों पर पड़ी तो सबने देखा कि दरवाजे पर इंस्पेक्टर साहब अपने लोगों के साथ खड़े हुए थे। आयान ने उन्हें देखकर अंदर आने के लिए कहा। कबीर ने जब इंस्पेक्टर साहब को देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर राठी आप यहाँ? क्या आप किसी केस के इस सिले में आए हैं? कुछ हुआ है क्या? इंस्पेक्टर राठी कुछ कहते उससे पहले ही अर्नब ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ। वो एक नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है हमारा, पर वहाँ कुछ लोगों हैं जो जानबूझकर हमारा प्रोजेक्ट रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बस उसी के सिलसिले में वो मुझसे बात करने आए हैं। अर्नब ने आयन को देखते हुए कहता है, आयान इंस्पेक्टर राठी को स्टडी रूम में लेकर जाओ। उसके कहने पर आयान उन्हें लेकर चला जाता है। अर्नब दादी से कहता है, दादी कुछ चाय और नाश्ता भिजवा देना। अर्नब इतना कहकर चला जाता है। उसके साथ आदि और समर्थ भी, जो आज भी कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। स्टडी रूम। तीनों स्टडी रूम में आए तो देखा इंस्पेक्टर राठी वहीं बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। अर्नब ने उन्हें देखते हुए कहा, आई एम सॉरी कि मैंने झूठ कहा, बट अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहता था, सो बस इसलिए। पुलिस साहब ने उसे देखकर कहा, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड मिस्टर अग्निहोत्री। मैं आपसे उस अटैक के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे पता चला है कि वो लोग प्रोफेशन शूटर हैं। उन्हें बाहर से हायर किया गया है सैयद उसी को, यानी आपकी मौत को अंजाम देने के लिए। उन्होंने फिर से अर्नब के इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, आपको किसी पर शक है? अर्नब ने उसे देखकर कहा, हम इंस्पेक्टर, मुझे किसी पर शक है और वो कोई और नहीं, खुद स्वयं कपूर है जो मुझे मरना चाहता है। धरती लोक का चित्रगुप्त है ये और वो बिन सुहागन विधवा हैं। स्टडी रूम। तीनों स्टडी रूम में आए तो देखा इंस्पेक्टर राठी वहीं बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। अर्नब ने उन्हें देखते हुए कहा, आई एम सॉरी कि मैंने झूठ कहा, बट अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहता था, सो बस इसलिए। पुलिस साहब ने उसे देखकर कहा, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड मिस्टर अग्निहोत्री। मैं आपसे उस अटैक के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे पता चला है कि वो लोग प्रोफेशन शूटर हैं। उन्हें बाहर से हायर किया गया है सैयद उसी को, यानी आपकी मौत को अंजाम देने के लिए। उन्होंने फिर से अर्नब के इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, आपको किसी पर शक है? अर्नब ने उसे देखकर कहा, हम इंस्पेक्टर, मुझे किसी पर शक है और वो कोई और नहीं, खुद स्वयं कपूर है जो मुझे मरना चाहता है। आदि ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हाल ही में स्वयं कपूर ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अर्नब पर वार करने वाला इंसान वो है। आयान ने उसे देखकर कहा, तो तू कहना क्या चाहता है कि अर्नब पर वार करने वाला इंसान कोई और है? आदि ने उसे देखकर हम में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। इंस्पेक्टर राठी ने उसे देखकर कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें एंड डोंट वरी, मैं अपने कुछ इंस्पेक्टर को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ आपके और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए। अर्नब ने आराम से बैठते हुए कहा, आप उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मेरी सेफ्टी के लिए मेरे पास इंडोनेशिया से आए हुए क्वालिफाइड बॉडीगार्ड है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी ने कुछ नहीं कहा और बाहर से निकल गए। उनके जाने के बाद राघव और आयन समर्थ बाहर जाने लगे तो अर्नब ने समर्थ को रोकते हुए कहा, रुक समर्थ। अर्नब के इस अचानक रिएक्शन को देखकर सब लोग उसे देखने लगते हैं। समर्थ भी तो अर्नब उसे देखकर कहता है, सच सच बताओ, कहाँ था तू उस रात? अर्नब के इस अचानक सवाल को सुनकर समर्थ घबरा गया। उसने नजरें चुराते हुए कहा, वो मैं उस रात। उसे इस तरह हिचकिचाते हुए देखकर अर्नब ने बड़े शांत भाव से अपना हाथ कमर पर रख दूसरे से अपना माथा रब करते हुए कहता है, बोल समर्थ, सुन रहा हूँ मैं, और थोड़ा जल्दी बोल, क्योंकि पूजा है, दादी कभी भी बुला सकती है और मुझे अपनी बीबी को पटाने भी तो जाना है। उसकी बात सुनकर बाहर खड़े आयान, आदि और राघव ने निराशा से सर हिला दिया। वही समर्थ न फिर से जल्दी से कहा, वो उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। घर आता तो दादी को पता चल जाता, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में ही सो गया था। उसकी बात सुनकर अयान ने कहा, अच्छा, पर जब हम लोग घर वापस आए तब तो तू घर के एंट्रेंस पर सो रहा था। हम लोग तुझे उठाकर तेरे रूम में लेकर आए थे। अर्नब, जो कब से अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था, उसने अपना लैपटॉप सामने करते हुए कहा, अगर तू अपनी गाड़ी में सो गया था तो ये पनौती यानी मेरी बीबी की दोस्त प्रिशा, वो तेरे साथ क्या कर रही थी? उसकी बात सुनकर सबकी निगाहें अर्नब के लैपटॉप पर चली जाती है, जहां अग्निहोत्री हाउस का बाहर वाला सीसीटीवी फुटेज चल रहा था, जिसमें प्रिशा बहुत स्ट्रगल के साथ समर्थ को लेकर आ रही थी।
उस समर्थ भी कुछ होश में नहीं लगता, पर उसे देखकर लग रहा था जैसे वो समर्थ को संभाल नहीं पा रही है, कभी कभी भी गिर सकती है। ऐसा ही हुआ, प्रिशा उसे संभाल नहीं और वही एंट्रेंस पर गिर जाती है, उसके साथ समर्थ भी। प्रिशा जैसे तैसे उठती है और समर्थ को वहीं पर ठीक से सुलाने लगी, पर जब उसे किसके आने की आहट सुनाई दी तो वो भाग गई और वही पेड़ के पास छिप गई। प्रिशा को भले ही काका ने देखा ना हो, पर उसकी हर एक हरकत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी थी। फिर जब बाहर अर्नब और बकी सब आए तो वो बाहर से निकल गई। ये सब देखकर आयान को थोड़ी हैरत हुई, जबकि अर्नब नॉर्मल था क्योंकि उसने तो उसी दिन ही ये सब कुछ देख रखा था। आदि ने गुस्से से समर्थ की आंखों में देखे हुए कहा, तुम पूरी रात प्रिशा के साथ क्या कर रहे थे? और अगर तुम उस रात प्रिशा के साथ थे तो हमसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता भी है कि उस वक्त आयान और मेरी क्या हालत थी। आदि के इतना बोलने के बावजूद भी जब समर्थ ने कुछ नहीं कहा तो आदि ने उसे देखकर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, एक मिनट, कहीं तुमने प्रिशा के साथ कुछ गलत तो? आदि ने इतना ही कहा था कि समर्थ ने उसे अपना चेहरा उठाकर देखा तो उसकी आंखें नम थी। आदि के हाथ से उसका कॉलर छूट गया। समर्थ जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। उसने भरे गले से कहा, मुझे नहीं पता। मुझे पता कि उस रात क्या हुआ था, मैंने प्रिशा के साथ क्या किया, उसने मुझे कब घर छोड़ा, मैंने नशे में कहीं उसे हाथ किया या फिर कुछ नहीं पता। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह है, मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि आधी रात को जब मुझे वॉमिटिंग हुई तो तब हम दोनों साथ में एक बेड पर सो रहे थे। बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैंने प्रिशा को कॉल किए ताकि मैं इस बारे में उसे बात कर सकूं, पर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। राघव ने उसे देखकर कहा, लो इतना कुछ तो बता दिया आपने, और एक बात बताओ, ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो कौन लंकी बताएगी हम? और वो तो बेसे भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतनी लॉयल है कि बिन सुहागन विधवा बनकर जी रही है, और आपने उसके साथ कांड कर दिया, पाप लगेगा सर आपको। आयन राघव को घूरते हुए कहता है, वो तो पहले से ही डरा है। सपना गटर जैसा मुंह खोलकर उसे और ज्यादा मत डराओ समझे। राघव ने उसे इग्नोर करते हुए कुछ सोचने के बाद कहता है, बेसे बॉस, जितना मुझे समझ आया है उस हिसाब से समर्थ सर ने जिसके साथ कांड किया है वो मिस चिकचिकी यानी लेडी बॉस की फ्रेंड। जरा सोचिए, अगर ये बात मिस चिकचिकी को पता चली तो कहीं आप जो मानने का अभियान शुरू किए हैं वो समर्थ सर की वजह से आपकी डूबती नया पार लगाने के बजाय हमेशा के लिए समंदर में सुसाइड ना कर ले। अर्नब ने जब ये सुना तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा डर गया था, क्योंकि चाहत का गुस्सा देखकर कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि राघव की बात सच ना हो जाए और वो चाहत को पाने की जगह हमेशा के लिए खो ना दे। तुम धरती लोक के चित्रगुप्त, बहुत शौक है ना दूसरों का कच्चा चिट्ठा खोलने का, कहीं ऐसा ना हो जिस दिन खुद का कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारे पैरों तले जमीन ही खिसक जाए। सबने देखा तो ये चीरू था जो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। उसकी बात सुनकर राघव ने उसे घूरते हुए कुछ कहना चाहा तो अर्नब ने उसे रोकते हुए कहा, तुम वहाँ? चीरू ने कहा, हम सर, वो दादी ने बुलाया है। क्या सर, आप लोग कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? आदि ने उसे देखकर कहा, कुछ नहीं चीरू, वो बस हम नोचे ही आ रहे थे, तुम चलो। चीरू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में सब नीचे आते हैं तो आदि कहता, क्या बात है दादी, अपने तो कहा कि पूजा होने वाली है, पर ये खूबसूरत सजावट देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई पार्टी होने वाली हो। दादी ने उसे देख कहती है, हम क्योंकि पूजा के लिए मैंने जिन गुरुदेव को निमंत्रण दिया था वो अभी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं, तो इन्होंने एक अच्छा मुहूर्त परसों का बताया है, तो उसी दिन पूजा होगी। फिर ये सजावट, ये सारा तैयार हो चुका था पूजा के लिए, पर अब कोई पूजा नहीं होगी, बस इसलिए कल के करवा चौथ के लिए है ये सब। कैसा है, सुंदर लग रहा है ना? दादी ने हाथ के इशारे से कहा, बहुत सुंदर। वही दादी की बात सुनकर अर्नब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बहुत खुश था क्योंकि शादी के बाद ये पहला करवा चौथ था। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो ये व्रत करेगा ताकि उसकी चाहत उसके पास वापस सके। दादी ने पूजा घर में सारे सामानों को देखते हुए निशा और चाहत से कहा, बेटा कहाँ, मेरे घुटने में दर्द है। एक काम करो निशा, चाहत, तुम लोग बाजार चली जाओ और पूजा के लिए सारा सामान लेकर आ जाओ, मैं नहीं चाहती पूजा की कोई चीज छूट जाए। ये कहते हुए उन्होंने आदि को आंख मार दिया। जब आदि ने देखा तो उसे समझ आया कि ये सब दादी का प्लान है, तो उसने भी थोड़ा सा साथ देते हुए कहा, हम दादी, आपकी सामान लिस्ट तो बहुत लंबी है, ऊपर से 2 लड़कियां, पता है ना लड़कियां कितनी शॉपिंग करती हैं। मुझे मेरी हेल्प के लिए भी कोई चाहिए। अर्नब, तू चल साथ में, वैसे भी पूजा की वजह से ऑफिस से छुट्टी ली है तूने। आयु ने उसे देखकर कहा, अरे आदि भैया, भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? उन्हें अपने लैपटॉप और काम के अलावा कुछ दिखाता है क्या? आदि ने आयु को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, चुप हो जा वरना आज तेरे मुंह में टांका लगा दूंगा और दादी तेरी हड्डियों का चूरमा बनाए सो अलग।
दादी भी उसे देखते हुए बस दांत पीसते हुए रह जाती है, क्योंकि अगर वो कुछ कहती तो उनका प्लान फेल हो जाता। अर्नब, चाहत, आदि, निशा, आयु पांचों ही मॉल के लिए निकल जाते हैं। अर्नब कार आज खुद ड्राइव कर रहा था। उसके पीछे और आगे दो काले रंग की गाड़ियां उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और चल रही थी। अर्नब के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वही आदि ड्राइव करते हुए फ्रंट मिरर से निशा को देख रहा था, जो आयु और चाहत संग बात कर रही थी। बातें करते हुए उसके बालों की वो लंबी सी लट बार बार उसके गालों को चूमते हुए जा रहा थी। उसके कानों के झुमके हवा की वजह से शोर मचा रहे थे। उसे इस तरह देखकर आदि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी आकार एक बड़े से मॉल में रुकती है, जो कि आदि का था। सब लोग बाहर निकल कर आते हैं और अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। करवा चौथ और आगे आने वाले दिवाली की वजह से मॉल में काफी भीड़ थी। आदि या अर्नब में से किसी ने भी मॉल को खाली नहीं करवाया था, क्योंकि वो जानते थे ये साधारण तरीके से जीने वाली चाहत को पसंद नहीं आएगी। पांचों अंदर आए तो चाहत दादी की दी हुई सामने की लिस्ट देखने लगती है। वही आदि भीड़ का फायदा उठाकर निशा को अपने साथ खींचते हुए कहीं ले जाता है। वही आयु, जो कि अपने लिए एक ड्रेस पसंद करने के लिए पहले ही आगे बढ़ जाता है। वही चाहत जब नजरें उठाकर देखती है तो वहां कोई नहीं था। चाहत ने अर्नब से इशारे में पूछा, कहाँ सब? अभी तो यही थे। अर्नब ने उसके हाथ से लिस्ट लेते हुए कहा, सब गए और अभी हमें भी चलना चाहिए। आयु अपने लिए कुछ ड्रेस सिलेक्ट करने लगा। कुछ कपड़े सेलेक्ट करने के बाद उन्हें उठाकर ट्रायल रूम में ट्रायल करने चला जाता है, पर जैसे ही वो अपने कपड़े उतारने लगा, तभी उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया। उसकी आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ा और खुद ही डाक मारे चिल्ला दिया,